नमस्कार। लिटिल थिस्पिन के पटल पर आप सभी सुधी दर्शकों का आज एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम हिंदी के नाटककारों से आपका परिचय कराएंगे। तो हिंदी के नाटककार और उनकी रंग यात्रा, उनका सफरनामा की आज तीसरी कड़ी में हम आज बात करेंगे श्री जेपी सिंह साहब से। जेपी सिंह साहब को कौन नहीं जानता। वैसे जेपी सिंह साहब को जयवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। जेपी सिंह साहब, लिटिल थिस्पिन के पटल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज आपसे कई अनकही बातों का खुलासा हम करेंगे। हमारे दर्शक आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर, और खासतौर से यहाँ पर सभी थिएटर वाले जुड़े हैं, वो बहुत खुश होंगे आपकी बहुत सारी बातें जानकर। मैं सबसे पहले थोड़ा सा जेपी साहब का परिचय आपको दे दूं, जिन्हें जयवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे का राज तो हम इनसे सुनेंगे ही सुनेंगे। जेपी सिंह साहब का जन्म शायद जी कुछ दिक्कत है जी। जेपी सिंह साहब का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले के मीरपुर गांव के एक किसान परिवार में वर्ष 1960 में हुआ। अवध विश्वविद्यालय से स्नातक और वर्ष 1984 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की पढ़ाई करने के बाद लखनऊ दूरदर्शन में 2 वर्षों तक आकस्मिक प्रस्तुति सहायक के रूप में कार्य किया आपने। वर्ष 1988 से 94 तक साहित्य कला परिषद दिल्ली में कार्य अधिकारी के पद पर रहे। साहित्य कला परिषद दिल्ली में सहायक सचिव नाटक के पद पर आपने कार्य किया। जेपी सिंह साहब के दूसरी खूबियों के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ से मानद उपाधि प्राप्त जेपी सिंह को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा नाट्य लेखन के लिए वर्ष 2007 का अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। विगत 40 वर्षों से आप रंगमंच में सक्रिय हैं। अभिनय, निर्देशन, प्रकाश परिकल्पना के साथ साथ आप मूल रूप में नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। नाटककार जयवर्धन के प्रमुख नाटक अर्जेंट मीटिंग, किस्सा मौजपुर का, काल पुरुष, हाय हैंडसम, मायाराम की माया, झांसी की रानी, मध्यांतर, मस्त मौला, दारोगा जी, चोरी हो गई, जैसा तुम कहो, आखिर एक दिन, कर्मेव धर्म, अंततः गोरखधंधा, गांधारी, खैरतीलाल का कुर्सी तंत्र, पारो, 15 नाटक इनके प्रकाशित है और इनके नाटकों के देश विदेश में लगभग 500 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके। इन्होंने नौटंकी शैली में एक तरफ कर्मेव धर्म लिखा है तो दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान का प्रभावशाली नाट्य रूपांतरण भी किया है। इनके नाटक दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई बार प्रसारित हो चुके हैं। अभिनेता के रूप में तो चर्चित है ही जयवर्धन साहब। इन्होंने फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित फिल्म भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका को भी निभाया। जेपी सिंह साहब फिल्म प्रमाणन बोर्ड दिल्ली में एक सदस्य के रूप में रह चुके हैं। आजकल आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। रंगमंच के में योगदान के लिए नट सम्राट दिल्ली, बेला थिएटर कारवा दिल्ली, सर्कल थिएटर कंपनी और दिल्ली एवं उक्ता मेरठ ने आपको सम्मानित किया है। तो एक समृद्ध नाटककार से आज हमारी गुफ्तगू होने वाली है। हम जेपी भाई आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस पटल पर।
और सबसे पहला प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं कि रंगमंच का आकर्षण कब और कैसे हुआ। सबको जी मेरा नमस्कार जी और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में मनोरंजन का और कोई साधन नहीं होता है। वहां पर साल में एक बार रामलीला पार्टी आती थी, रामलीला वहां पर करते थे। और घर के पास ही एक बाजार है, ढकवा। वहां पर दशहरे में नाटक हुआ करता था। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ की लोक नाट्य परंपरा है नौटंकी। तो नौटंकी खूब होती थी वहाँ पर जी आसपास। हालांकि हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध था कि हम नौटंकी रात में जाकर नहीं देख सकते हैं। घर के जो बड़े लोग थे हम लोगों को परमिशन नहीं देते थे। हाँ, दशहरे में जो नाटक होता था उसको देखने जाते थे। रामलीला के लिए परमिशन मिल जाती थी। लेकिन नौटंकी मैं छिप कर देखने जाता था, चुपचाप रात में बिना बताए। जहां पर नक्कारे की आवाज हो रही होती थी मैं चला जाता था, और इसके लिए मैं पिताजी से रिक्वेस्ट करता था, क्योंकि छोटा था, अकेले नहीं जा सकता था। तो किसी तरह से मैं उनको पटाता था, उनसे बात करता था, वो जी मुझे अपने साथ ले जाते थे। नौटंकी देखते थे, रामलीला देखते थे, दशहरे में जो नाटक होता था उसमें जब मंच पर मैं किसी को अभिनय करते हुए देखता था, तो जैसे कि और भी दर्शकों के साथ होता है कि हम कहीं न कहीं उस अभिनेता में अपने आप को देखने लगते हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी कुछ कर रहा होता, मैं ऐसे कर रहा होता। ये एक एक्टर में होता है, दर्शक में भी होता है। हर कोई अपने को वहां पर देखने लगता है, इस तरह की कल्पना करने लगता है। तो ये चीज मेरे अंदर भी शुरू हुई। और जब स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें भी नाटक में और चीजों में मुझे मौका मिलता था, तो मैं उसमें भाग लेता था। तो वहां से बीजारोपण हुआ ये अभिनय का। तो क्योंकि बाजार में वहां ढकवा में नाटक होता था, मैं देखता था, तो फिर मुझे लगा कि हम लोग मिलकर अपने मित्रों के साथ अपने गांव में भी क्यों ना दशहरे में कोई नाटक किया करें। क्योंकि दशहरा एक ऐसा मौका होता है जब हमें परमिशन मिल सकती है 50% चांसेस से। वैसे नाटक के लिए परमिशन देने वाला कोई हमारे घर में नहीं था, हमारे परिवार में। क्योंकि मेरे परिवार में कोई डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई कुछ, तो ये नाटक वगैरह को बड़ी अच्छी नजर से नहीं देखते। तो वैसे भी नाटक नौटंकी को बहुत निम्न स्तर का काम समझते थे वहां पर लोग, परमिशन नहीं दे सकते थे। लेकिन मैंने अपने साथी दोस्तों को पटाया, उसमें कुछ गाना अच्छा गाते थे, कुछ अभिनय करते थे। तो इस तरह लोगों को लेकर मैंने तैयार किया कि चलो हम गांव में नाटक करते हैं। तैयारी शुरू हुई, गांव के कुछ लोगों ने सपोर्ट दिया। वहां पर प्रधान होते हैं और भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि हाँ हाँ तुम लोग करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो वहां पर चंदा लोग देते हैं, चंदा जी देके इस तरह का काम शुरू होता है। और कोई मंच ऑडिटोरियम इस तरह की चीज तो होती नहीं है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म, तखत जो होता है वो मांग कर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। फिर टेंट लगता है, बैठने की व्यवस्था नीचे जमीन पे की जाती है, लोग बैठते हैं। तो इन सब के लिए पैसा लोगों से लिया जाता है और लोग खुशी खुशी। और उस समय चंदा जो लोग देते थे, मुझे याद है, 2 रुपए से शुरू होता था। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। जो 10 रुपया दे देता था वो लगता था बहुत बहुत ज्यादा चंदा दे दिया। तो इस तरह से हम लोग पैसा इकट्ठा करते थे। हमारा जो मेन खर्चा होता था साउंड सिस्टम का, बैठने का, और जो म्यूजिशियन वगैरह आएंगे इन लोगों का मेन खर्चा होता था। बाकी रिहर्सल का कुछ इस तरह होता नहीं था। एक प्राइमरी स्कूल था, रात में खाना खाने के बाद हम लोग सब इकट्ठा होते थे वहां पर। फिर अपना अपना रोल जो होता था उसके हिसाब से तैयारी करते थे। हमें थिएटर का तब टी भी नहीं पता था। वही जो रामलीला में देखा था या दूसरों का जो नाटक देखा था कि जो राजा है वो बीच में बैठ जाए
बाकी किनारे किनारे खड़े हो जाएं। इस तरह से यही ब्लॉकिंग उस समय होती थी। और लोगों से कहा जाता था कि दर्शकों की तरफ मुंह करके बोलिए और आवाज को जोर से बोलिए। ब्लॉकिंग के नाम पे सबसे बड़ी ब्लॉकिंग होती थी। ये स्टैंड पे 3 माइक रखे गए हैं, जिसका भी डायलॉग होगा वो माइक के पास आकर बोलेगा। एकदम ये नाटक की ब्लॉकिंग होती थी उस समय। तो इसी तरह से लोग मैनेज करते थे। जो दूर होके बोलता तो उसका डायलॉग नहीं सुनाई पड़ता था, उसको लोग समझ नहीं पाते थे। तो गांव वगैरह में या वहां मार्केट में जो हमें नाटक मिलते थे, वो मिलते थे धार्मिक। ध्रुव है, भक्त प्रहलाद है, राजा हरिश्चंद्र है, इस तरह के नाटक मिलते थे। हमें सामाजिक नाटक नहीं मिलते थे। अच्छा, सामाजिक नाटक में एक सुविधा होती है, खर्च बच जाता है कि आपके यहाँ जो भी धोती है, कुर्ता है, पाजामा है, ये पहन के आप नाटक करेंगे। उसके लिए तो आपको राजसी ठाट बाट चाहिए ही। अगर आप राजा दशरथ दिखा रहे हैं तो राजा दशरथ को आप पैंट शर्ट में नहीं दिखा सकते, धोती कुर्ता में नहीं दिखा सकते। उसके लिए तो आपको एक चमकता दबकता सा कुछ दिखाना पड़ेगा, मुकुट लगाना पड़ेगा, बाल लगाने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि उस समय रामलीला चल रही होती थी दशहरे के आसपास, तो कहीं पर भी ये चीजें उपलब्ध नहीं होती थी। मेकअप करने वाले नहीं मिलते थे, म्यूजिक वाले जो होते थे वो बिजी होते थे। म्यूजिक में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक हारमोनियम वाले को बुलाते थे, एक ढोलक वाले को बुलाते थे। उनको ही तलाशना बड़ा मुश्किल होता था। मिलते मिलते जो अच्छे होते थे म्यूजिशियन, वो तो चले जाते थे कहीं न कहीं बड़ी रामलीला में, बड़े नाटक में। तो हम लोगों को जो थोड़ा बहुत सुर पकड़ा सकें, आड़ा तिरछा बजा सकें, वही लोग मिलते थे। फिर भी उनको पेमेंट देना पड़ता था। और मेकअप के लिए मेकअप का कोई सामान नहीं। उस समय मुर्दा शंख एक होता था जिसको पत्थर पर रगड़ा जाता था। वो सफेद सफेद होता था। चाहे कोई ज्यादा उम्र का है चाहे कम उम्र का है, वही पत्थर पर रगड़िए, अपने चेहरे पर लगाइए। ये नौटंकी वगैरह के लोग सब लोग यही यूज करते थे। ज्यादा ज्यादा कोई कि आपके अंदर ये जो अभिनय का जो जोर था वो जन्मजात था। हाँ, वहीं से इसकी शुरुआत हुई जी। और इत्तेफाक देखिए, मेरी अभी तक जितनी लोगों से बातचीत हुई है, सबने एक ही सुर में एक ही बात ये कही कि परिवार में थिएटर की कोई परंपरा नहीं थी, करना भी पसंद नहीं करते थे। चाहे त्रिपुरारी मैम हो, प्रताप सर हो, यहाँ तक कि हमारे भी वही बातचीत है, हमारे पूरे खानदान में अगर थिएटर में कोई निकला है तो वो अकेली, यहाँ से मैं हूँ, अजहर के यहाँ से अजहर है। तो मैंने देखा है कि जो अकेले निकले अपने परिवार से, वो बहुत बहुत आगे, और थिएटर का झंडा उन्होंने ही संभाला है। हाँ, लेकिन शुरू में नालायक का ठप्पा लग गया घर में, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो वो लग गया कि अब इसको ज्यादा पढ़ाना लिखाना बेकार नहीं, इसको चस्का लग गया है, अब यही सब करेगा, तो नाच गाने का काम करेगा, इसी शब्दों में कहते थे। और वहां से फिर मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे सामाजिक नाटक नहीं मिलते थे। तो मुझे प्रेरणा मिली कि सामाजिक नाटक लिखा जाए। मेरा अगला प्रश्न वही होने जा रहा था अभी आपसे कि पहले तो आप ये बताएं कि जेपी सिंह और ये जयवर्धन, क्योंकि लोग कहते हैं कि जेपी सिंह अभिनेता है और जयवर्धन नाटककार है। जी, आपके दो विचार सामने आते हैं, तो ये जयवर्धन वाला किस्सा क्या है? दरअसल ये एक इत्तेफाक था, बल्कि अपने जो कुछ मैं लेखन करता था उसको छुपाने का, कि किसी को पता ना लगे कि ये मैंने लिखा है। अच्छा। तो ये छिपाने के लिए मैंने शुरू किया। लेकिन दरअसल होता क्या था, जब भी मैं कुछ लिखता था, करता था, तो इतनी ज्यादा समीक्षाएं, इतनी ज्यादा आलोचना आ जाती थी कि आप उसके समानांतर एक दूसरा नाटक लिख सकते हैं। इतनी ज्यादा समीक्षाएं, इतना ज्यादा सुझाव। मुझे अपना पहला नाटक याद आ रहा है जो मंच पर हुआ था मध्यांतर लखनऊ में। जी। उस नाटक को किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। सिर्फ उसमें एक स्त्री पात्र है, 2 पुरुष पात्र, एक बच्चा है, बस इतने ही लोग हैं। नाटक हुआ, काफी लोगों ने सराहा। इसके ढेर सारे शोज हुए, बहुत लोगों ने किया, अलग अलग शहर में हुआ है।
लेकिन जब मैंने वो नाटक किया तो हमारे लखनऊ के ही कुछ वरिष्ठ लोग आए, उन लोगों ने नाटक देखा तो बाद में सुझाव देना शुरू किया कि जेपी, अगर इस नाटक को करने से पहले तुम मिलते तो मैं तुम्हें बताता इसमें ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो उन्होंने जब सब कुछ बता लिया तो एक होता है कि सामने वाले का सम्मान करना ही है, उसके सम्मान को ठेस ना लगे कि हाँ, विनम्र होकर हम आपकी बात स्वीकारते हैं। लेकिन जाते जाते मैंने एक शब्द कहा था कि सर, आप जो सुझाव दे रहे हैं इसको लेकर तो एक और नाटक लिखा जा सकता है, दूसरा नाटक लिखा जा सकता है इसी मध्यांतर की तरह, उसका नाम और कुछ लिखा जा सकता है। अच्छा, जिन लोगों को मैं कुछ लिखता था, पढ़ने के लिए देता था, तो वो पढ़ते ही नहीं थे, सुझाव भी नहीं देते थे पढ़ने वाले। कभी कभी तो मेरी स्क्रिप्ट भी रख लेते थे। अरे वो अपने, अच्छा। वो जेपी नहीं तो लिखा है, वो लोग कहते हैं ना, एक कहावत है, घर की मूली साग बराबर। हालांकि अब तो साग भी बहुत महंगा हो गया, साग भी सस्ता नहीं रहा, मूली भी सस्ती नहीं, सब महंगा हो गया है। जी। लेकिन होता यही था। तो फिर मैंने कहा कि अब हम नाटक लिखते हैं, उसमें एक्ट भी करते हैं, कभी लाइट करते हैं, तो समीक्षाएं बहुत ज्यादा आने लगी, बहुत ज्यादा सुझाव आने लगे। तो मैंने कहा कि हम कंसंट्रेट करेंगे नाटक करने पर, अभिनय करने पर, और जो काम है बैक स्टेज का वो करने पर, ये लफड़ा खत्म करते हैं। मैंने जयप्रकाश का जय लिया, और हमारा खानदान है वर्धन, हम लोग हर्षवर्धन अच्छा। खानदान के हैं, तो जय और वर्धन को जोड़ के मैंने जयवर्धन बना दिया और वहां बहुत। से लिखना शुरू किया। अच्छा जब अच्छा। मैं दिल्ली आ गया तब धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि ये एक ही आदमी है, धोखा दे रहा है नाम बदल के। बड़ी रोचक बात बताई आपने जयवर्धन भाई। तब फिर आज के पूरे इंटरव्यू में अब जेपी सिंह नहीं कहकर मैं जयवर्धन दादा कहूंगी। कोई बात नहीं, दोनों आपने एक ही हैं। बताया कि परिवार में तो चूंकि उस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन अब तक यानी इस उम्र तक में परिवार का भी साथ आपको रहा, दोस्तों में कभी कहीं कोई साथ मिला, या आपके रंगमंच के फील्ड में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जरा पहले आप हमारे दर्शकों को वो बताएं अपनी अपने संघर्ष और अपनी चुनौतियों के बारे में। देखिए, शुरू आपके से, साथी कौन कौन रहे आपके इस यात्रा में? जी 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 जी, पहले तो मैं चुनौती की बात कर लूं। जी। दरअसल क्योंकि इस फील्ड में मैं आया तो घर वालों को जब पता लगा तो चुनौती ही चुनौती सामने थी, कोई किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी मुझे बढ़ावा नहीं दिया। और घर से जब मैं चला था तो लखनऊ में लॉ का एडमिशन लेने के लिए मैंने लोगों को बताया था कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ हम्म। एडमिशन लेने के लिए लॉ में। लेकिन आके मैंने वहां पर भारतीय नाट्य अकादमी का इंटरव्यू दिया। फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया, घर पत्र पहुंचा, तब लोगों को पता लगा कि कोई भारतीय नाट्य अकादमी है लखनऊ में, जहां पर एक्टिंग सिखाई जाती है, थिएटर सिखाया जाता है। तो अब अच्छा ये एक्टर बनने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो वहां जा रहे हैं, तो घर वालों ने बिल्कुल अपने को कट कर दिया। जो जिन ताऊ जी के साथ रह के मैंने ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने पढ़ाया था, वो बहराइच में किसान डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहीं रह के मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो हम्म। उन्होंने सीधे हाथ खींच लिया कि देखो, मेरी 4 लड़कियां हैं, उनकी शादी उदी करनी है, मैं तुम्हें कुछ सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा आर्थिक। जी अच्छा, घर जी। वालों ने गांव में कहा कि गांव में तो अनाज होता है, अनाज से घर परिवार चलता है, कोई कितना जी। बड़ा भी किसान हो तो कभी इनकम हो जाती है, कभी फसल नहीं होती, कभी हो जाता है। वो लोग भी हम्म। इस हालत में नहीं थे। और खास तौर से जब पता लगा कि नाटक करने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने भी हाथ खींच लिया। तो एक तरह से मैंने विद्रोह करके एडमिशन लिया और वहां काम शुरू कर दिया। हालांकि अ, बड़ी आर्थिक समस्या आती थी, वहां से 250 रुपए मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, उसी स्कॉलरशिप में काम चलाना पड़ता था। हाँ, हेल्प जो मिली, मेरी बुआ के लड़के थे वहां पर, विनय सिंह जो रहते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ वहां पर रहो आकर। तो रहने की व्यवस्था हो गई, वहां मेस में खाना मिल जाता था। जब रात में पहुंचते थे तो एक समय वहां खाना मिल जाता था, सुबह सुबह भारतीय नाट्य अकादमी निकल जाता था। हाँ, संडे को मेस बंद रहता था तो दिक्कत होती थी। बाद में फिर
अपने मित्र के साथ चला गया कमरे में रहने के लिए। वहाँ पर खाना बनाना सब कुछ, वो कई बार प्रॉब्लम होती थी, पत्र लिखता था कि घर भेज दूँ, कुछ हेल्प के लिए, लेकिन फिर पत्र को फाड़ के फेंक देता था, नहीं भेजता था। तो जो भी पैसा होता था, कभी भूखे भी रहे हैं, कभी जहाँ रिक्शे-विक्शे वाले खाना खाते थे कि ₹5 में चावल-दाल मिल रहा, वहाँ खा लिया। तो इस तरह से करके मैंने किया। बाद में निकलने के बाद जब दूरदर्शन में कैजुअल प्रोडक्शन असिस्टेंट पे हुआ, तो मेरा 1-2 नाटक हुआ दूरदर्शन पे जिसको लोगों ने देखा, गाँव में भी देखा। पहले जब मैं गाँव में जाता था, तो वही गाँव के लोग मुझे अपनी भाषा में बोलते थे, "का भैया ठकुर एक लड़किया होई के नाचत गावत आ, ये सब का करता है? पढ़े लिख ले तोरा।" तो वो अपनी भाषा में मुझे कहते थे। लेकिन जब दूरदर्शन पर नाटक उन्होंने देखा, तब उनका विचार बदल गया, पूरा दृष्टिकोण बदल गया। फिर वो लोग पूछना शुरू करते थे, "भैया आपका अगला नाटक कब आएगा?" वहाँ से क्या बात है। धीरे-धीरे जो है, फिर उन लोगों का घर का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। फिर मैंने अपना लॉ का भी किया और लखनऊ में प्रोडक्शन असिस्टेंट जो काम मिलता था वहाँ किया। विनय प्रकाश सिंह हमारे मित्र थे वहाँ पर, जिन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया, उनके साथ रूम में रहते थे। जो भारतीय नाट्य अकादमी के बाद में डायरेक्टर बने अरुण त्रिवेदी, हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, खाना बनाते थे, रोटी रात में खाना ज़रूर मिलता था। दिन भर भूखे रहते थे, ज़्यादातर चाय या बिस्किट मिल जाता था, वही खा के दिन भर, या सुबह चना-वना खा के हम लोग चले जाते थे। वहाँ फिर 3-4 लोग हम लोग इकट्ठा होते थे, सामूहिक जो है वहाँ पर भंडारा खुलता था, रोटी बनती थी, खाते थे। और इस समय जो दिनेश खन्ना जी डायरेक्शन एक्टिंग पढ़ाते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वो भी वहाँ आ जाया करते थे। 2 साल हम लोग साथ रहे, हमारे सहपाठी रहे हैं। इस तरह से काफ़ी लोग वहाँ आते थे, हम लोग साथ मिलके नाटक तैयार करते थे, नाटक के बारे में बात करते थे, प्रोजेक्ट पे काम करते थे। इस तरह से हमारी तैयारी वहाँ पर शुरू हुई। हमारे विद्यार्थियों के लिए आपकी ये सारी बातें एक पाठ के रूप में ज़रूर वो समझ रहे होंगे कि संघर्ष के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना सब कुछ लुटा देना होता है, गँवा देना होता है, बल्कि फेंक-फेंक कर देना होता है, तभी आप कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी रोचक बातें आप बता रहे हैं। जो स्टूडेंट की आप बात कर रही हैं ना, इन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 40 साल का अनुभव है, कहीं न कहीं तो हम बोल सकते हैं। जी। देखिए, एक्टर, हर आदमी एक्टर है। उसमें से कुछ जो है डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्शन के लिए आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग के साथ-साथ आप रंगमंच का हर पक्ष अभिनय के साथ सीखिए, चाहे मेकअप है, चाहे लाइट डिज़ाइन है, सेट डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, प्रॉपर्टी मेकिंग है, विग बनाना है, मास्क बनाना, हर चीज़ सीखिए। अगर आप टेक्निकल हैंड हो जाएँगे, तो आप कहीं भी आगे जाएँगे। टेक्निकल हैंड होने की वजह से आप पैसा कमाकर अपनी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं। उसके साथ बतौर शौक आप अभिनय कर सकते हैं, निर्देशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है कि अभिनय में, एक्टिंग में, थिएटर में पैसा-वैसा नहीं है, कहीं पैसा नहीं मिलता है। आप अभिनय से ज़िंदगी चलाना चाहें, घर-परिवार चलाना चाहें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैं भी आया था तो शौक की वजह से आया था, प्रोफ़ेशन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी, शायद कोई मैंने कमाई की थी कि मुझे नौकरी भी साहित्य कला परिषद में मिली, श्री राम सेंटर में मिला, दूरदर्शन में नौकरी मिली, और साहित्य कला परिषद में नौकरी भी मुझे ड्रामा सेक्शन की मिली। जबकि मैंने लॉ किया हुआ था, मुझसे इंटरव्यू में कहा भी उन्होंने कि तुम लॉ करके आए हो, जाकर कहीं वकालत करो, कहाँ तुम आर्ट कल्चर में आए हो? मैंने कहा सर लॉ तो किया हुआ है, लेकिन मेरा देखिए मैंने थिएटर काफ़ी किया हुआ है। पैशन तो थिएटर है, पैशन तो थिएटर है। जी। अब मैं आपके पास असली सवाल लेकर, बल्कि सब लोग, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपने हमारी संवाद किया था। तरह-तरह के डायरेक्टर्स आते थे अलग-अलग जगह से। आपके यहाँ से अरुण मुखर्जी साहब आए थे, मारी संवाद किया था उन्होंने हमारे यहाँ नाटक। तो मैंने देखा कि हाँ, नाटक में उससे प्रेरणा लेके मैंने नाटक लिखा था,
मस्त मौला, लेकिन वो नाटक मेरा मंच पर नहीं आया था। उनके घर जाके अपना चरित्र प्रमाण कम से कम हो, अगर एक दो ही दृश्य में, लोकेशन में नाटक हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये सब सोच कर करते थे कि सेट की जरूरत ना हो, कुर्सी मेज टेबल रखो, नाटक शुरू कर दो। तो मेरे शुरू के नाटक आप देखिए, वो थिएटर वाले जो दूर दराज गांव में, छोटे शहरों में नाटक कर रहे हैं, उनके हिसाब से ही है। उसमें लड़कियां आपको कम मिलेंगी, सेट की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, कॉस्ट्यूम की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही नाटक मैंने लिखे। इसको आप कह सकते हैं बाजार और उपभोक्ता जो होते हैं, किस तरह की डॉक्टर के दिमाग में चलती रहती थी। बड़ा मुझे दुख होता था, तकलीफ होती थी, लेकिन मैं नाटक उस पर लिख नहीं पाया। मैं सोचता था इस पर मैं नाटक जरूर लिखूंगा। मन में एक डर होता था कि नाटक लिखूंगा तो कहीं परिवार नियोजन और लड़की लड़कों को लेकर वाले नाराज हो जाते हैं, भाई दहेज तो लड़के देते हैं, आप हमसे दहेज मांग रहे हैं। तो कहता है मेरी मजबूरी है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मैं चलता हूँ। वो उठ के जाने लगता है। तो प्रधान जी समझाते हैं, भाई इस गांव में किसी की शादी नहीं हो रही है, आप लोग दहेज दे दीजिए और शादी किसी की होने दीजिए, किसी की तो शादी हो। मान जाते हैं। तो उसने 3 शर्तें रखी थी। दूसरी शर्त वो कहता है कि बारात लेकर मैं आऊंगा। फिर गांव वाले चले जाते हैं, ये क्या बात हुई। फिर प्रधान समझाते हैं, कहीं शादी होती है 20 25 50 लोग जाते हैं बारात में, ऐसे तो हम गांव में ही बैठे रहेंगे, पूरे गांव के लोग शादी में शामिल हो जाएंगे। तो वो भी मान लेते हैं, ठीक है लड़की घोड़ी पे चढ़ के आ जाए, बारात लेके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम शर्त उसकी होती है कि हम लड़के को विदा करा के ले जाएंगे। ये किस्सा मौजपुर का नाटक है जो बहुत ही चर्चित हुआ था। और उन दिनों दिल्ली में ये चल रहा था निर्भया कांड। जिस दिन हमारी ओपनिंग थी, मुझे याद है 25 दिसंबर की डेट थी, सारे मेट्रो स्टेशन, बसें बंद, मेट्रो बंद, बहुत दिक्कत थी। लेकिन शाम होते मैं तो बहुत चिंतित हो गया था, कितना महंगा ऑडिटोरियम, इतनी तैयारी। उसके एक रात पहले हमारे आर्टिस्ट सारे पैदल गए थे घर पे, दूसरे दूसरे लोगों के घर जाके लोग रात में रहे थे उसी कपड़े में, फिर दूसरे दिन आ गए थे, क्योंकि घर नहीं जा सकते थे, साधन नहीं था, पूरा इंडिया गेट वगैरह बंद था। लेकिन शो का समय होते होते पूरा ऑडिटोरियम बिल्कुल भर गया था। और जब शो शुरू हुआ है, बहुत बम्पर शो हुआ था किस्सा मौजपुर का। यही तो है रंग का कमाल। दादा आप नाटककार भी हैं और निर्देशक भी हैं। नाटक लिखना एक और बात है और नाटक को करना दूसरी बात है। लेखक जब लिखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है जी। लेकिन जब निर्देशक मंच पर जब तैयारी कर रहा होता है, रिहर्सल कर रहा होता है, तो उसकी कल्पनाएं कुछ और रूप लेने लगती हैं। लेकिन आप दोनों हैं, दोनों की भूमिका आप निभा रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके आपके अंदर का लेखक और आपके अंदर के निर्देशक में टकराहट हुई हो, विचारों को लेकर या दृश्य को लेकर, नाटक को लेकर, किरदारों को लेकर? एक चीज कहेंगे, मुझे लगता है आप भी तो नाटक लिखती हैं, जहां तक आपके बारे में मुझे पता है। देखिए एक चीज बताएं, लेखक नाटक के सारे चरित्र को जीता है। जब भी आप बतौर नाटककार लिखने बैठते हैं ना, एक एक चरित्र आपके दिमाग में होता है, उसकी पृष्ठभूमि होती है और उसकी भाषा क्या होगी, सब कुछ आपके दिमाग में होता है। अब निर्देशक को लीजिए, निर्देशक जब एक नाटक निर्देशित करने के लिए खड़ा होता है, सारे चरित्र उसके दिमाग में होते हैं, सारे चरित्र की रूपरेखा होती है और उसको पेंटिंग कैसी करनी है, वो पूरी पेंटिंग का खाका उसके दिमाग में होता है। तो मुझे ये नाटक इस तरह से डिजाइन करना है, ये रूप उसको देना है, ये दृश्यबंध होगा, मेरा ये चरित्र ऐसे होगा, मैं इस चरित्र को इस रूप में देखता हूँ, जो कि लेखक का भी काम है। तो कहीं न कहीं बतौर लेखक जब आप निर्देशक की भूमिका में आते हैं, तो लेखक वाली भूमिका से आपको बहुत मदद मिलती है। ये कोई है कि लेखक निर्देशक में बड़ा द्वंद्व होता है। देखिए वैचारिक मतभेद कहीं कहीं हो सकता है, वैचारिक मतभेद कि आप लेखक हैं, किसी और का नाटक आप कर रहे हैं, किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है। अगर किसी नाटक को लेकर वैचारिक मतभेद नहीं है, सबका
मत एक ही जैसा है, तो 10 लोग उसी नाटक को करेंगे, एक ही जैसा करेंगे। मुझे तो लगता है वैचारिक मतभेद होना चाहिए। आपको बतौर निर्देशक आपका विजुअलाइजेशन अलग होना चाहिए। आप अलग ढंग से सेट डिजाइन कर रहे हैं, हर कैरेक्टर आपका अलग ढंग से आ रहा है, आप उस नाटक का क्लाइमेक्स कुछ और दिखा रहे हैं, उस नाटक के अंत में कहीं और ले जाके खत्म कर रहे हैं। हो सकता है जहां नाटक का क्लाइमेक्स हो रहा है, नाटक आप वहीं खत्म कर दें, नाटक को आगे न ले जाएं। आप अंधा युग नाटक लीजिए, तमाम लोगों को मैंने देखा है, गांधारी जहां पर कृष्ण को शाप देती हैं, वहीं पर लोग नाटक खत्म कर देते हैं। लेकिन जिसको अंधा युग कहते हैं, जो युद्ध है, जो बाद में दिखाया गया, अश्वत्थामा का जो दिखाया गया, मेन तो अंधा युग वो है। तो लोग अंधा युग तो करते हैं, लेकिन वो अंधा युग नहीं दिखाते। लेकिन कहीं कहीं उनको लगता है ये नाटक का क्लाइमेक्स है, चरमोत्कर्ष है, इसके बाद हम जाएंगे तो नाटक का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा, नाटक खिंच रहा है, नाटक को सहेजना समेटना। या तो आपका अभिनेता इतना जबरदस्त हो कि बाद में भी वो नाटक को खींच के ले जा रहा है, और दर्शक जो है मंत्रमुग्ध होकर देख रहा है। लेकिन आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है। आप देख लीजिए, पहले नाटक 2-2.5 घंटे का होता था, इंटरवल होता था, इंटरवल लोग जाकर चाय पानी खाते थे, समोसे खाते थे। अब तो इंटरवल हुआ तो आधे लोग बाहर नजर आते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। नाटक 1.5 घंटे का होने लगा है, 1.5 घंटे में करते हैं, कोई इंटरवल भी नाटक में नहीं होता है। 1.5 घंटे के नाटक नॉन स्टॉप। अगर गलती से आपने मध्यांतर कर दिया, इसका मतलब तो आपके आधे दर्शक गायब। जी हाँ, वो हमारे दिल्ली में गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में नजर आते हैं। बाद में फोन कीजिए कि अरे भाई साहब आपकी कुर्सी खाली है, आप आए नहीं। जी मैं गुड़गांव पहुंच गया हूँ, मेट्रो से सही सलामत पहुंच गया, धन्यवाद। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप एक निर्देशक की भूमिका में आते हैं, कहीं न कहीं आपका विजन है, आप विजुलाइज कर रहे हैं, तभी तो आप निर्देशक की भूमिका में आ रहे हैं। तो उसी तरह से लेखक का विजन और निर्देशक का विजन होता है, बहुत अच्छा विजन होता है, तभी वो नाटक करता है। नहीं होगा तो फिर आप एक्टर से अपनी कहाँ कुछ भी कर लो यार, हाँ ठीक तो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसे ही कर लो, और यहाँ खड़े होकर कर लो, वहाँ खड़े होकर कर लो, नाटक की ब्लॉकिंग हो गई, डायलॉग याद हो गया, बस नाटक हो गया। इसको ही नाटक समझते हैं और ऐसा ही नाटक कर देते हैं। बिल्कुल सही। हमें तो सपोर्ट। आपके 15 नाटक तो प्रकाशित हो चुके हैं, 6 बाल नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, 5 और नाटक आपके प्रकाशित होने भी बाकी है, कई नाटक आपने लिखे हैं। ये बताइए कि कौन सा नाटक आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा लिखने में, या कहूं कि आपको बहुत ज्यादा सताया उस नाटक ने, आपका उस नाटक को पूरा करने में आप बहुत ज्यादा सताए गए? देखिए, वैसे तो लगभग हर नाटक में एक समस्या आती है, लिखते लिखते कहीं न कहीं आके आप एक जगह ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, लगता है जैसे कोई सामने दीवार खड़ी हो गई है। अब क्या करें? वो प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि वहीं पर नाटक को रोक देता हूँ, और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, फिर मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। फिर वहीं से कहीं न कहीं मुझे मेरे पास आइडिया आता है कि अब इस नाटक को ऐसे बढ़ाया जाए। जैसे बाबू हरिश्चंद्र में लिख रहा था। बाबू हरिश्चंद्र साहित्यकार के रूप में एक बृहद धरातल था सामने, उनका जीवन भी काफी लंबा चौड़ा काम। सामने ये समस्या थी कि उनके साहित्यिक रूप को दिखाया जाए, या उनका जो मल्लिका के साथ प्रेम प्रसंग है वो दिखाया जाए, या जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो उन्होंने स्कूल शुरू किया था, जो सामाजिक काम था उनका, उसको दिखाया जाए। क्या किया जाए, किस ओर बढ़ा जाए? कभी कभी आपके सामने बड़ी समस्या आ जाती है कि आप किस ओर आगे बढ़ें। तो अंत में मैंने ये सोचा कि बतौर साहित्यकार बाबू हरिश्चंद्र को हर कोई जानता है, हर किसी ने उनके साहित्य को पढ़ा है। अंधेर नगरी आज 135 साल बाद भी, 140 साल बाद भी समसामयिक है।
हर ग्रुप, हर नाटककार, हर संस्था करना चाहते हो, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी कर रहे हैं। लगता है जैसे कल लिखा गया हो, इतनी समसामयिकता प्रासंगिक है वो नाटक। तो मैंने कहा कि उनके साहित्य पर काफ़ी चर्चा हुई, तो अंत में मैंने मल्लिका के साथ एक कवि का जो कवि हृदय था, जो उनका प्रेम भाव था, उस चीज़ को लेकर मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन बार-बार मेरे सामने समस्या आती थी कि उनका एक ऑरा था, एक रूप था। लोगों के जी सामने कहीं वो जो छवि थी कहीं टूटती नज़र ना आई। लोग ये ना कहें कि आपने बड़ा सतही कर दिया, बड़ा हल्के रूप में उनको दिखा दिया। तो जी वो चुनौती भी थी। अच्छा, दूसरी चीज़, बाबू हरिश्चंद्र पे आप नाटक लिख रहे हैं, तो हर सीन बाबू हरिश्चंद्र से शुरू हो रहा है। अब ये था कि कम उम्र से, ये लगभग हर नाटक में होता है। मेरे एक मित्र अभी चाणक्य पे लिख रहे थे, तो उन्होंने भी जब मुझे सुनाया तो पहला ही मैंने उनसे प्रश्न किया, आप हर सीन में चंद्रगुप्त चाणक्य को ला रहे हैं और इतने कम उम्र से ला रहे हैं, उनको मेकअप करने के लिए, कॉस्ट्यूम बदलने के लिए उनको अवसर कब देंगे आप? तब उनकी समझ में आया। तो फिर उन्होंने और चरित्र को सीन के शुरू में भेजा। पहले वो चरित्र सीन शुरू कर देते थे, उनकी बात होती थी। यही चीज़ मैंने अब बाबू हरिश्चंद्र में भी अपनाया कि पहले उस सीन को मल्लिका से शुरू करते थे, उनके दोस्तों से शुरू करते थे, या दशाश्वमेध घाट का जैसे सीन है, तो वहाँ के लोग शुरू करते थे। तो इस तरह करके मैंने उसको किया, लेकिन उस नाटक में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। इसी तरह गोदान में हुआ। प्रेमचंद जी ने गोदान को इतना बृहद विशाल रूप में लिखा है, शहर का, गाँव का। अब क्या किया जाए? तो मैंने उसमें शहर का पूरा पोर्शन हटा दिया। सिर्फ़ एक किसान की त्रासदी, एक किसान का जो शोषण है, उसका संघर्ष है, सिर्फ़ उसी को मैंने दिखाया। उसी तरह से नाट्य रूपांतरण मैंने गोदान का किया। दरअसल आपका निर्देशक होना आपके कार को उसने उभारा है, क्योंकि आप मंच पर क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आम तौर पर जो सिर्फ नाटक लिखते हैं और नाटक देखते तक नहीं, वो कभी भी मुझे लगता है कि अच्छे नाटक नहीं लिख पाते बिल्कुल सही। हों। बिल्कुल, बिल्कुल आप क्योंकि ठीक कह मंच रहे हैं। की दिक्कतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दादा आप बिल्कुल बड़े ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकल, जो बहुत व्यावहारिक नए बातें आप बता रहे हैं। जी, जो नए नाटककार हैं, मैं उनसे ये जी, कहता भी हूँ कि आप जी। नाटक लिखने ऐसे मत शुरू कर दिए। कई जगह मैं वर्कशॉप लेता हूँ, हुँ, वहाँ पर जामिया में मैं नाट्य लेखन की क्लास भी लेता हूँ। तो मैं जी। लोगों से यही कहता हूँ, नाटक लिखने से पहले नाटक को देखिए, नाटक बहुत को ज़्यादा पढ़िए, ज़रूरी है। और थिएटर बार-बार करना पढ़ना, शुरू कर देंगे तो और बार-बार अच्छा लिखना है। ज़रूरी है। आप जी, देखिए, एक रंगकर्मी ने अगर नाटक लिखा है ना, तो उसमें आपको तकनीकी कमी बहुत कम मिलेगी। वो सही नाटक बात है, तकनीकी रूप से बहुत अच्छा आपको मिलेगा, सही नीट एंड बात है, क्लीन। कुछ लोग सही जो नाटक को नहीं समझते, जानते, इतना साहित्यिक नाटक लिख देते हैं कि वो जी, नाटक मंच पे नहीं आ पाता है, उसमें हमारे लिए बहुत बिल्कुल। दिक्कत होती है। इसलिए दादा थिएटर को समझना पड़ेगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि नए नाटक नहीं लिखे जा रहे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं है। ये एक जी, बहुत पलायनवादी विचार है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये आपको पलायनवादी सत्य बताऊँ, विचार है और नयों को नहीं स्वीकार करना है, इसलिए आप कह दो कि नए नाटक लिखे नहीं जा रहे। देखिए, मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से एक सच बात कहना चाह रहा हूँ। जी, कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, जी, नए लोगों को लोग करना ही नहीं चाहते, रिस्क नहीं बिल्कुल लेना सही चाहते, कहा, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने सही। एक चुनौती होती है। उसमें जी, पूरा ताना-बाना, पूरी पेंटिंग आपको बनानी है। आपने कभी देखा ही नहीं है। आपने सही, आधे-अधूरे लिया, आधे-अधूरे 50 बार देख चुके हैं, आषाढ़ के एक दिन देख चुके हैं, विजय तेंदुलकर को देख चुके हैं, बादल सरकार जी को देख चुके हैं, अंधा युग देख चुके हैं। आप गए, कुछ अपनी तरफ से जोड़ा, बनाया, नई चीज़, नया इंटरप्रिटेशन निकाला, नाटक कर दिया। अब एक नाटक मैं लिख कर दे रहा हूँ, उसका सिर-पैर ही नहीं पता आपको। आपको तो बहुत काम करना पड़ेगा उस पे। तो जी, जी, मैं जी, आपको बताऊँ, साहित्य कला परिषद प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन करती है। सैकड़ों नाटक हमारे पास आते हैं लिखने के लिए। अभी मैंने जी। एक ग्रुप बनाया, उसमें 100 के ऊपर नाटक मैंने भेजा है। तमाम लोग नाटक ऐसे मुझसे कहते हैं, मैंने नाटक लिखा, कोई प्रकाशित ही नहीं कर रहा है। जब दादा प्रकाशित इसी नहीं बात होगा पे तो मैं वो काम कैसे समझ पहुँचेगा? आपकी इसी जी, बात पर आप अभी जो बिंदु उठा रहे हैं, मैं वही बात अभी आपसे कहने जा रही हूँ कि हिंदी के नाटककारों की क्या अहमियत है, जबकि उनका लेखन उपार्जन का माध्यम ही नहीं बन सका। उपार्जन तो छोड़िए,
अपने स्तर पर लेखक किसी निर्देशक से अपने नाटक देके भले मंचित करवा ले, मगर देश में जितनी भी सरकारी नाट्य संस्थाएं हैं, उन्होंने कभी भी नए नाटककारों के लिए कोई स्पेस नहीं बनाया। आप देखिए, मतलब कि हम कितनी छोटी सी जगह में सिमट गए, वही हम उन नाटकों की चर्चा करते आ रहे हैं जो 50 साल पहले कर रहे थे, जो 20 साल इस सदी की शुरुआत से पहले कर रहे थे। राज्य स्तर पर कहाँ पिछले 2 दशकों में, यानी 2001 से लेकर 2020 तक कहाँ हिंदी नाटक लिखे गए हैं, इसका कोई ब्यौरा कहीं नहीं है। कोई ऐसा केंद्र संस्थान ही नहीं बना है जहां पर नए नाटककारों की पांडुलिपियां जमा हो रही हो। तो आप ये बताएं कि आप चूंकि एकेडमिक स्तर से भी जुड़े हैं और रंगमंच स्तर पर भी, इस दिशा में आपके क्या सुझाव रहे, आपने क्या किया, या आप क्या कल्पना करें कि क्या होना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि सरकारी विभाग में ही था, तो वहां पर एक योजना थी जिसको मैं हमेशा करता था, उसको रुकने नहीं दिया जब तक मैं था। और उसके जो नाटक आते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 150 नाटक आते थे। ऑल इंडिया लेवल पे था, अखिल भारतीय, उसको हम लोग मोहन राकेश नाट्य लेखन प्रतियोगिता के नाम से करते थे। उसमें लोगों को सम्मानित करते थे और कई सालों से आ रहा है। आपको बता देता हूं, ये कोमल गांधार नाटक जो है, वो साहित्य कला परिषद के नाट्य लेखन प्रतियोगिता का निकला हुआ नाटक है। ये कोर्ट मार्शल, और आपकी आवाज नहीं आ रही उमा जी। जी, मैंने कहा कि लेकिन वहां तक सारे लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है और हम नहीं जान पाते हैं कि वाकई और नए नाटककार कौन आ रहे हैं, क्या नाटक लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में नाटककारों को लेकर कम से कम साल में 4 बार कोई आयोजन जरूर होना चाहिए। ये इसकी जिम्मेदारी किसी को उठानी चाहिए। नहीं, अब तो हो रहा है, लोग कर रहे हैं। अभी पीछे रिटायर होने से पहले मैंने खुद साहित्य कला परिषद में एक प्ले राइटिंग कार्यशाला मैंने की हुई थी। उसमें असगर वजाहत साहब, डॉक्टर प्रताप सहगल, रामेश्वर प्रेम जी, सुमन कुमार जी, इस तरह से 5 लोग थे और 5 लोगों को मैंने टीम दी थी। उसमें 4-4, 5-5 लोग थे जो सीखना चाहते थे। तो उन लोगों ने कार्यशाला के दौरान बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने नाटक लिखा। मैंने तो उम्मीद की थी कि 5 नाटक लिखे जाएंगे, लेकिन उस कार्यशाला में 5 के बजाय 14 नाटक लिखे गए। और अभी मैंने वहां सुझाव भेजा है, मैं होता तो करा भी देता, कि उसमें जो नाटक हैं सेलेक्ट करके उनका फेस्टिवल आप कीजिए। क्योंकि हम मोहन राकेश नाट्य लेखन प्रतियोगिता जो करते थे, उनका समारोह भी होता था। ये कोर्ट मार्शल और ताजमहल का टेंडर साहित्य कला परिषद के कंपटीशन से निकले हुए नाटक हैं। और हमारे यहाँ कम से कम 100 नाटक के ऊपर ऐसे नाटक निकले हैं जो साहित्य कला परिषद के नाट्य लेखन से आए हुए हैं। और अभी नाट्य लेखन मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कई जगह अभी नाट्य लेखन कार्यशाला का आयोजन किया है। अब लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और जगह भी हो रहा है, लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज ये लगता है कि इनको पब्लिश करने का कुछ इंतजाम किया जाना चाहिए कि किसी तरह से प्रकाशित हो। पहले प्रकाशन में बड़ी दिक्कत होती थी, अब प्रकाशन में नहीं, आप 100 प्रतियां प्रकाशित करवा लीजिए। 100 प्रतियां किसी तरह से मार्केट में आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लोगों के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रकाशक भी जल्दी रिस्क नहीं ले रहे हैं। वो भी हर कोई बड़ा नाटककार खोजता है, बड़े नाटककार आ जाएंगे तो हम उनको ले लेंगे। हालांकि जो ये लॉकडाउन चला है, बड़े नाटक को भी नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये योजना केंद्र सरकार की, चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी हो या दूसरी हिंदी अकादमियां हो, ये उनकी योजना में जरूर शामिल होना चाहिए। एक चीज उमा जी मैं बताऊं, थिएटर अगर जिंदा है ना, तो शौकिया थिएटर करने वालों की वजह से जिंदा है। आप सरकार पे बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिए, सरकार पे मत रहिए। कितने सरकारी डिपार्टमेंट, कितनी रंगमंच डिपार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन आपके बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, हर जगह देश के कोने कोने में जो थिएटर हो रहा, शौकिया लोग ही तो कर रहे हैं। और थिएटर उन्हीं से जिंदा है, ये जुनून वाले ही थिएटर कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जयवर्धन भाई
जब हम स्कूलों को देखते हैं, स्कूल कॉलेजों को या फिर विश्वविद्यालय में, तो हम देखते हैं कि वही जयशंकर प्रसाद सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे, मोहन राकेश पढ़ाए जाएंगे, या कभी कभार भीष्म साहनी और शंकर शेष। नए नाटककारों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो फिर हिंदी नाटक का जो विकास हम साहित्य में लिखते हैं, नहीं लगता कि हमने साहित्य के विकास को रोक दिया? हिंदी नाटककारों की चर्चा ही हम नहीं करते, नए नाटककारों की। ये फिर सरकारी विषय ही आ रहा है। मैं भी सरकार में ही रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें बार बार जो स्कूल बदलाव कॉलेज होना चाहिए कि इन 40-50 वर्षों में 1947 के बाद वही नाटककार नहीं है, और भी नाटककार पैदा हुए हैं और नाटककार भी अच्छा लिख रहे हैं। उनको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा एकदम खाली रोटेशन से ही हो जाएगा। आप जो हमारे क्लासिकल राइटर वो तो है, उन्हें तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन नए नाटककारों की चर्चा अगर हम नहीं करते हैं और उनको लेकर अगर आयोजन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर नए नाटक लिखने की विधा में वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं, फिर वो आना छोड़ देंगे। उमा जी, मैं इसमें एक चीज लिखना सहज है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन 3 साल का है जी, आप पढ़ाइए, मोहन राकेश को तीसरे साल में पढ़ाइए, लेकिन पहले दूसरे साल में आप नए लोगों को डाल दीजिए ना, बिल्कुल, जो नए पढ़ते लोग। और आपका जो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में, तो किसी एक सेमेस्टर में आप नए नाटककारों को जरूर पढ़ाना चाहिए, और हर साल रोटेशन कर दीजिए। इस साल आपने इन नाटककारों को लिया, अगले साल नए नाटकों। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें उनकी भी परेशानी ये होती है, क्योंकि रंगमंच को पढ़ाने के लिए एक रंगकर्मी की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक नाटक को विषय के तौर पर जब पढ़ाता है तो वहां पे रुचि खत्म हो जाती है, और मुझे लगता है हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसलिए न तो हमारे यहाँ हिंदी रंगमंच में समीक्षक है, न दर्शक ज्यादा बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद ही बड़ी कमजोर है। देखिए उमा जी, हिंदी जो पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक, आप हाई स्कूल से छोटे छोटे नाटक डाल दीजिए, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में। जो हिंदी पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक, डॉक्टर प्रताप सहगल सुन रहे होंगे तो आपके ऊपर बहुत गुस्सा होंगे कि शिक्षक ड्रामा नहीं पढ़ा सकता। ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि ड्रामा पढ़ के आए। नहीं, मैं शिक्षक रही हूँ, मैं नाटक करती थी, मैं नाटक पढ़ा रही हूँ, एक अलग बात है। लेकिन एक आम शिक्षक, अब किसी की कविता में मास्टरी है, तो किसी की उपन्यास में मास्टरी है, किसी की रंगमंच में मास्टरी है, तो जिसकी जिस विधा में मास्टरी होती है वही उससे पढ़ा सकता है, हर टीचर नहीं पढ़ा सकता। वहां पर हमें थिएटर की टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ानी है। आप जब एक नाटक का नाटक पढ़ाते हैं, शेक्सपियर को भी तो पढ़ाया जाता है, वो भी टीचर ही तो पढ़ाते हैं, उन्होंने कौन सा थिएटर किया हुआ है। लेकिन इसी तरह से हिंदी में जब आएगा कि नाटक कैसे तैयार होता है, इसका कथानक क्या है, कथोपकथन क्या है, इसके चरित्र कौन कौन से हैं, इसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, इसमें रस कौन सा है, ये सब हमें पढ़ाया जाता है जब हम हिंदी पढ़ते हैं। थिएटर ना पढ़े, जब हिंदी में कोई नाटक होता है तो ये सब हमें पढ़ाया जाता है। और जो शिक्षक हैं, जो पढ़ के आए हैं, डॉक्टरेट करके आए हैं, उनको इतना पता है, वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। बीज अगर बोना चाहें तो हम 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ा सकते हैं। पन्नाधाय तो हम लोग जब बहुत छोटे थे तब पढ़ाया गया था, पन्नाधाय पढ़ाया गया। पन्नाधाय तो एकदम छोटी सी, वहीं से भूमिका बनाए ना, वहीं से धीरे धीरे डालें। बल्कि मैं ये कहता हूँ, जो हमारे कोर्स में कहानियां हैं, अगर उनको नाट्य रूपांतरण करके उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आप करेंगे तो वो चरित्र वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। हम आज महाभारत या रामायण का कोई चरित्र देख लेते हैं तो वो नहीं भूलता है, पढ़ते हैं तो भूल जाता है, लेकिन जब एक विजुअल मेरे सामने आता है, हम देख लेते हैं, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हम रामायण देख लेते हैं, जिसको देखिए वही पिताश्री बोल रहा है। महाभारत देख लीजिए, पिताश्री बोल रहे हैं। भीष्म पितामह लगता है कि यही भीष्म पितामह, वो चरित्र मेरे सामने आ जाता है। तो अगर इनेक्ट करके उनको पढ़ाया जाए थिएटर को, उनके इंग्लिश में जो कहानियां हैं, हिंदी में जो कहानियां हैं, संस्कृत में जो कहानियां हैं, उसको एक्टर वहां पे करें, अभिनीत करें, तो उनको अच्छे ढंग से सिखाया जा सकता है, पढ़ाया भी जा सकता है। छोटे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो हम थिएटर के माध्यम से पढ़ा सकते हैं।
आपको लगता है कि आज की पीढ़ी नाटकों को देखकर मोटिवेट हो सकती है? एक बार फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया, क्या कह रही हैं? आप मानते हैं या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी नाटकों को देखकर मोटिवेट हो सकती है? मोटिवेट जितने समय ऑडिटोरियम में बैठे रहते हैं उतने समय के लिए होते हैं। नहीं, ये फैक्ट है। आप जी कहिए कि हम थिएटर करके कोई क्रांति ला देंगे, तो कोई क्रांति आज तक तो मैंने कोई क्रांति नहीं देखी कि किसी जी नाटक से कोई क्रांति आ गई हो। जी जब हम लोग रामलीला देखने जाते थे तो उस समय उतनी देर भक्ति भावना बहुत होती थी कि ये भगवान है, ये है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो जब रात में हम लोग घर लौटते थे, रास्ते में गन्ने का खेत पड़ता था, तो किसी के खेत में से गन्ना तोड़ लेते थे और चूसते हुए घर जाते थे। भाई जी आप जी कौन होते हैं किसी के खेत में से गन्ना तोड़ने वाला? वो आपका धार्मिक भाव कहाँ गया? तो जब ऑडिटोरियम में बैठे रहते हैं तभी तक वो भाव रहता है। जैसे निकलते रहते हैं फिर हम अपने नाटक के बारे में सोचने लगते हैं, मेट्रो का टाइम हो गया है सोचने लगते हैं, घर की जी, समस्या के बारे में सोचने लगते हैं। कोई बिल्कुल सही, क्रांति नहीं आती है, कुछ नहीं। बिल्कुल हाँ, सही। हम नाटक कैसा करना चाहिए उससे थोड़ा सा हमारा विजन जरूर खुलता है। विजन अब खुलता है। नाटक ऐसे भी हो रहे हैं, थिएटर ऐसे हो रहा है, ऐसे किया जा सकता है, वो विजन जी जरूर खुलता है। जी 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 जी। अच्छा दादा, आपके पसंदीदा नाटककार कौन कौन है? पहले तो मोहन राकेश जी हैं। जी जहां से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली, अगर हम्म, उसको देंगे तो वो प्रेमचंद जी हैं। जी क्योंकि बचपन से प्रेमचंद की कहानियां हम लोगों को कोर्स में पढ़ाई जाती थी। तो जी जो कहानियां मैं पढ़ता था, बाकी की भी कहीं से कोई किताब मिल जाती थी, कहानी मिल जाती थी, तो मैं पढ़ता था। क्योंकि मैं गांव का था, पृष्ठभूमि में गांव की थी, तो जब मैं उनकी कहानियों को पढ़ता था तो मैं अपने को उनसे रिलेट करता था, जोड़ता था। हम्म गोदान जब पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि तो अपने गांव की कहानी हो रही है, ये तो हो रही कहीं और का नहीं, मेरे गांव का ही किसान है। ये जो हम्म माता दीन है ये तो हमारे गांव के ये पंडित जी हैं। ये सारे चरित्र वो मूर्त हम्म, रूप लेके हमारे सामने आ जाते हैं, सामने दिखाई देने लगते हैं। तो मैं उससे जुड़ता था, इत्तेफाक रखता था। जी तो प्रेरणा मुझे लिखने की कि कुछ लिखा जाए प्रेमचंद से मिला। लेकिन जो हम्म लेखन शैली है हम्म, वो मोहन राकेश से सीखा। मोहन जी राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सब पढ़ पढ़ के डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, संवाद कैसे होने चाहिए, कैसे संवाद का गठन किया जाए, ये सब सीखा। लेकिन जहां तक व्यंग की बात है, व्यंग मैंने सीखा शरद जोशी जी से। अच्छा ये मेरे तीन तीन मापदंड हैं। व्यंग लिखना जी है तो उधर जाइए, हम्म रियलिस्टिक है, संबंधों के ऊपर लिखना है तो मोहन राकेश जी के शरण में जाइए। कुछ जी समस्या के लिए लिखना है, गांव के ऊपर लिखना है तो प्रेमचंद जी को नमस्कार करके फिर लिखना शुरू कीजिए। ये मेरे जी तीन जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी। आ, पिछले 2 दशकों में जी 2 दशकों में कई नए नए नाटककार निसंदेह आए हैं। आपने नए नाटककारों में से किन्हें पढ़ा है? 2001 से तो 2020 तक के नए नाटककारों में से। देखिए, कोई नया नाटककार भी आ रहा है, मैं तो उसको भी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मेरे साहित्य कला परिषद में नाटक जो है नए नए आते थे, जी तो कुछ नाटक सेलेक्ट करके लोग देते थे कि ये 10 नाटक हैं जिसमें से बेस्ट ये हैं। तो वो तो 4 नाटक को अवार्ड के लिए देते थे, लेकिन जो 10 नाटक भी देते थे ना, मैं उनको भी पढ़ता था कि ये 10 नाटक जो इन लोगों ने उसमें से सेलेक्ट किए, जरा पढ़ते हैं इसमें क्या कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से नहीं। तो उनको भी मैं पढ़ता था। और जब मुझे श्री राम सेंटर में आया तो सबसे पहले असगर वजाहत साहब का पढ़ा। वहाँ एक स्क्रिप्ट बैंक था, उस स्क्रिप्ट बैंक में उन्होंने अपना नाटक जिस लाहौर नहीं देखा भेजा था। लेकिन मुझे लगता है जब मैंने पढ़ा था तो असगर साहब ने उस नाटक को डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह लिखा था कि ये सीढ़ियों का सीन है, ये पान की दुकान का सीन है, ये यहाँ का सीन है, उस तरह। फिर उसको हबीब जी, अब मैं आपको साहब रोकना ने जोड़ चाहूंगी। के मैं बनाया। नहीं नहीं, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ दादा। मैं तो सिर्फ 2001 से लेकर 2020 तक के
उन नए नाटककारों के बारे में जानना चाह रही हूँ। उनमें से किसी के नाम आप बताएं जिसके नाटक ने आपको प्रभावित किया। नहीं, जैसे सुमन जी लिखते हैं, जी सुमन जी का नाटक मानव कौल को ले लीजिए। जी मानव कौल आजकल की जनरेशन में है, जी अच्छा लिख रहे हैं। विभांशु वैभव हैं, हमारे भारतीय जी नाटक अकादमी के हैं। महारथी बिल्कुल। नाटक जिन्होंने लिखा है वो जी लिख रहे हैं। जी विजय पंडित जी ने पूर्ण पुरुष एक नाटक लिखा है, उनको मैंने पढ़ा जी है, जी वो अच्छा नाटक लिख रहे हैं। ललित पोखरिया हैं, लखनऊ में नाटक लिख रहे अच्छा हैं, उनका नाटक अच्छा। मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से हम्म, यंग लोग, तमाम लोग हैं नाटक लिख रहे हैं, और जी नाटक अच्छा लगता है। लिखने का तेवर थोड़ा सा बदल रहा है अब धीरे धीरे। हम्म, अगर आज मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी लगता है कि अब मैं थोड़ा सा पुराना होता जा रहा हूँ। जो नया तेवर आ रहा है, जो शब्दों का चयन हो रहा है, या जिस तरह से वेब सीरीज में लिखा जा रहा है, खुल्लम बिल्कुल। खुल्ला गाली गलौज जो होता है, तो वो बहुत। देख के लगता है कि अब मैं थोड़ा सा आउटडेटेड होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। बल्कि मैं बता दूं कि आजकल मैं लोगों से स्क्रीन प्ले राइटिंग मंगवा मंगवा के पढ़ रहा हूँ कि स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं। कि थोड़ा सा कुछ जी होते रहना चाहिए। सिर्फ नाटक आप लिख रहे हैं, ठीक है, नाटक तो अब लिखते ही रहते हैं। अब मेरे नाटक लगभग 27-28 नाटक हो चुके हैं जिनको जी मैंने जी। लिखा है। बच्चों के नाटक हैं, ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, सब नाटक नरेंद्र मोहन साहब ने हैं। अभी कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रश्न रखा है कि जी, नाटककार की परिकल्पना और निर्देशक की परिकल्पना में क्या अंतर आ जाता है जब आप दोनों भूमिकाएं निभा रहे हो। देखिए, जब मंच की अपनी सीमाएं होती हैं, जब हम कागज पर लिख रहे हैं, टेक्निकल चीजें तो मेरे दिमाग में होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास संसाधन कितना है, कितनी चीजें हमें मुहैया होंगी, कौन सा ऑडिटोरियम है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। बहुत सारी चीजों से जाके वहां समझौता करना पड़ता है। जी जैसे आपने बताया कि हमें ऑडिटोरियम 4 घंटे पहले मिलता है, वहां पृथ्वी थिएटर के लिए लोग कहते हैं कि घंटा या 2 घंटे पहले वहां ऑडिटोरियम मिलता है। ये नहीं, अब हमारे यहाँ आप 2 घंटा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पैसा चार लगता है बजे ना। मिलता है ऑडिटोरियम। अगर 6 बजे शो शुरू करना है और अगर 6:30 बजे शो शुरू करना है तो 4:30 बजे, सिर्फ 2 घंटा हाँ, पहले मिलता है। लेकिन बतौर लेखक आपने एक बहुत बड़ा नाटक लिखा है, भव्य दृश्यबंध उसका है, राजमहल है, सब कुछ है। अब आपको उसी दिन, मान लीजिए आपने सुबह से ले लिया है, दोपहर तक अगर सेट लगेगा, लाइट लगेगी, 2 बजे तक आर्टिस्ट आ जाएंगे, कब आप रिहर्सल करेंगे, कब उन कलाकारों को मेकअप के लिए भेजेंगे। मैं जी सीमाओं की बात कर रहा हूँ, तो बहुत जी ज्यादा बिल्कुल समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल बल्कि मैं सही। तो ये कहता हूँ कि जब मेरा लिखा हुआ नाटक कोई और करता है, मैं जाकर दर्शक दीर्घा में बैठता हूँ और देखता हूँ कि जो चरित्र मैंने लिखा था, ये भी आयाम हो सकता है, ये भी बिल्कुल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो मुझे जी अच्छा लगता है कि आपने जो बिल्कुल सोचा था, आपके अलावा भी किसी ने उसको और रूप दे दिया है। ये, लेकिन हाँ, कभी कभी हास्य नाटक में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। हास्य नाटक जो लिखे हैं मैंने, हास्य नाटक वो भी थोड़ा सा मैं गंभीरता के साथ चाहता हूँ कि हास्य भी कीजिए, गंभीरता। हास्य के मतलब छिछलापन नहीं है। जी आप किसी जी तरह से उल्टी सीधी हरकत करके लोगों को मत हंसाइए, गंभीरता बनाए रखिए हास्य को। लेकिन कुछ लोग हास्य के नाम पर जब उसमें उल्टी पुल्टी चीजें डाल देते हैं, गलत चीजें डाल देते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे जी लगता है कि हास्य भी स्वस्थ होना चाहिए। तो जी दूसरे करते हैं, अलग अलग रूप से करते हैं, तो ये मुझे देख के अच्छा लगता है। जो मैं सोच के लिखता हूँ कभी कभी नहीं हो पाता है। बिल्कुल। दादा, नाट्य लेखन, मंचन और दर्शक, इनमें आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं और इन बदलावों ने आपको किस तरह से प्रभावित किया है। पेशेंस नहीं है। पेशेंस। मंचन से लेकर, अगर एक शब्द आप पूछें, मैं आपको कहूंगा कि धीरे धीरे पेशेंस कम हो गया है लोगों का। जी एक्टर को लीजिए, भाई साहब, कोई ऐसा रोल है जो एक हफ्ते में तैयार हो सकता है? मैं बॉम्बे में हूँ, 5 दिन पहले आऊंगा, कोई ऐसा रोल है जो कर सकता हूँ तभी करूंगा। भाई साहब, मैं 40 दिन रिहर्सल। तो वहीं से संयम, संयम का जो है परीक्षा वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल।
पहले हम लोग 40 दिन 50 दिन रिहर्सल भी कर लेते थे, अब रिहर्सल प्लेस का किराया बढ़ता जा रहा है, आपको आर्थिक स्थिति देखनी है, हो गया, ऑडिटोरियम में पहुंचे, वहां पर भी संयम है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ सुबह कलाकारों को जो टाइम दे रहे हैं नहीं आएंगे तो आपकी रिहर्सल नहीं हो पाएगी, लाइट वाला समय पे नहीं आएगा तो लाइट नहीं हो पाएगी, सेट नहीं लग पाएगा। तो हर जगह संयम और अनुशासन की जरूरत है। नहीं हो पाएगा तो शाम तक पता लगा कि ऑडियंस नीचे खड़ी है और आपकी रिहर्सल चल रही है, जल्दी जल्दी में आप पर्दा बंद कर रहे हैं, आधा अतिया आध कचरा मेकअप करके लोग ऐसे भाग के आ रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए आपको समय ही नहीं मिलता। बिल्कुल। फिर दर्शक भी ऐसे, उनके पास भी संयम नहीं है, जो 2.5 घंटे का नाटक देखते थे अब 1 घंटे 1.5 घंटे ही देखना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी भाग जाना चाहते हैं। हाँ, अभी आपके यहाँ बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इसको थिएटर को पूरी इवनिंग की तरह लोग एंजॉय करते हैं, पूरा टाइम देते हैं। वो वहां पे अगर बॉम्बे में आप जाइए 1 घंटे का 1.5 घंटे का नाटक कर दीजिए तो लोग कहते हैं कि आपने चीटिंग कर दी है, हमारे साथ आपने गलत किया, हमने जो है 500 का 1000 का टिकट लिया, आपने ये क्या कर दिया। लेकिन अगर शुरू में आप अनाउंस कर दीजिए कि नाटक में कोई मध्यांतर नहीं और नाटक की मंचन अवधि मात्र 60 मिनट है तो दर्शक वहीं से खुश हो जाता है, चलो यार 1 घंटे बाद घर पहुंच जाएंगे, ये रिएक्शन है। हाँ, हमने समय ज्यादा ले लिया है, फिर भी 2 सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। घड़ी बहुत तेजी से, आपसे बातचीत इतनी अच्छी और इतनी व्यवहारिक बातचीत हो रही है कि हमें समय का अंदाज नहीं रहा। दादा, आपने नौटंकी भी लिखी है, कर्मेव धर्मः। कुछ दशक पहले रामलीला, नाटक, नौटंकी आदि के मंचन की में अधिकता भी थी और लोकप्रियता भी थी, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है। आपकी दृष्टि में इसके क्या कारण हो सकते हैं, संक्षेप में दादा? संगीत, म्यूजिक पोर्शन जो है महंगा होना, अच्छा, कलाकारों में गायन प्रतिभा का ना होना। बहुत सुंदर बात, आपने बड़ी व्यवहारिक बात बताई। 2 चीजें देखिए, नौटंकी में बहर तबील होता है, चौबोला है, छंद है, लावनी है, सोठा है, दोहा है, दो बोला है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अगर आपको गायन के बारे में नहीं पता, नकारा बजता है, नकारा के सपोर्ट के लिए ढोलक बजता है, मजीरा होता है, क्लैरिनेट भी लोग यूज करते हैं, तो म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा पैसा लेता है। म्यूजिक के लिए लोग पैसा नहीं दे पाते, इसलिए लोग नहीं करते। हालांकि मैंने कर्मेव धर्म नौटंकी शैली में किया और वो लोग ट्रेडिशनल आर्टिस्ट नहीं थे, बहुत अच्छे सिंगर मुझे मिल गए थे, बहुत अच्छा किया। गुलाब बाई के क्षेत्र में जाके किया, गुलाब बाई की बेटी ने उसको बहुत पसंद किया, बैठी रही, उनकी तबीयत खराब थी, वो जाने वाली थी, लेकिन आके उन्होंने देखा, संगीत नाटक अकादमी ने कराया था उसको, बहुत अच्छा शो हुआ। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं नौटंकी लिख भी सकता हूँ। नौटंकी दरअसल लोगों ने बड़ा विद्रूप रूप पेश किया है, 1 गाना 2 गाना डाल दीजिए फोक में कोई, तो उनको लगता है कि ये नौटंकी हो गई। अरे भाई, नौटंकी के अपने छंद हैं, नौटंकी उस तरह से गाया जाता है। हर कुछ गाने होते हैं जिसमें गाने का अनुसरण करते हैं, संगत होती है, साथ साथ म्यूजिक बजता है, कुछ में म्यूजिक अनुकरण करते हैं, उसके पीछे पीछे चलता है। नौटंकी में आप बहर तबील वगैरह देखिए, जब गायन खत्म होता है नकारा तब बजना शुरू होता है। ये चीजें नौटंकी में कमी का बहुत व्यवहारिक कारण बताया गया। जी 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 जी। आज की गुफ्तगू का आखिरी सवाल दादा, क्योंकि हमने समय ज्यादा ले लिया है तयशुदा समय से, लेकिन आपके साथ इतनी रोचक बातचीत चल रही है कि रोकना बड़ा मुश्किल था। आखिरी सवाल, आपकी दृष्टि में नाटककार, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में, हिंदी के नाटककार और हिंदी के रंगमंच का भविष्य क्या है? मुझे लगता है ये जब हम लोग पैदा हुए होंगे ना, तब भी किसी न किसी ने प्रश्न जरूर किया होगा जी। हिंदी रंगमंच का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये कोरोना काल जो है, थोड़े समय के लिए ये समय आया है जो बुरा है, लेकिन इसमें भी देखिए ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, ये समय भी कट जाएगा, ये बुरा दिन है। ये समय तो अच्छा आया है कि हम एक दूसरे को जानने का समय हमें मिल पाया। हम अभी तक दौड़ रहे थे, अब हम बैठकर एक दूसरे को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है।
इसकी वजह मैं बताऊं, नाटक लिखने वाले नाटककार अब ज्यादा आ रहे हैं, पहले नाटक लिखने वाले बहुत कम थे, गिने चुने लोग थे। जी अब जी नाटककार आ रहे हैं, नए लोग नाटक लिख रहे हैं, लोग एक्टिंग के लिए आपके पास आ रहे हैं। लड़कियों की जो समस्या थी, लड़कियां ग्रुप में अगर 2 रोल लड़कियों के लिए होता, बाकी लड़कियां नाराज हो जाती हैं कि मेरे लिए रोल क्यों नहीं है। मैंने तो एक नाटक सोचा है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही होंगी। एक नाटक मैं लिखने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी, गर्ल्स हॉस्टल उसका नाम है, सिर्फ जी। लड़कियों के लिए। तो भविष्य इसका उज्जवल है। सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग चाहे करें कुछ ना करें, लेकिन हम लोगों का जो जुनून है ये हिंदी रंगमंच को आगे से आगे ले जाएगा। रंगमंच चलता रहेगा, रंगमंच कभी मरेगा नहीं। भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत अच्छी बात कही दादा। सारे लोग हमेशा परेशानी में भले कुछ कह दे कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अंतिम वाक्य यही निकलता है कि रंगमंच को हमारा जुनून जिंदा रखेगा, और ये जुनून ट्रांसफर होता है हमारी नई पीढ़ी में। हम किसी न किसी 10 बच्चों में से 2 बच्चों में इसको ट्रांसफर कर चुके होते हैं। तो आपकी ये बात बहुत अच्छी है, हम सब मानते हैं, और हमारे सुनने वालों के लिए ये एक सकारात्मक ऊर्जा जो आप तक जयवर्धन दादा, जेपी सिंह दादा ने आप तक जो प्रेषित की है, एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा की रंगमंच जिंदाबाद हमेशा रहेगा। तो आज की शाम आपके साथ बहुत बहुत मजेदार गुजरी कि हम 1 घंटे के सेशन को पूरा 1 घंटा 20 मिनट दे गए, हमें समय का पता नहीं चला। हालांकि बीच में एक बार के लिए कनेक्टिविटी की समस्या आई, लेकिन वो तो तकनीकी कारण है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन चर्चा हमारी बड़ी रोचक रही। दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और लिटिल थिएस्पन की पटल पर आ पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए लिटिल थेस्पियन का बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद कि लोगों से इसी बहाने घर में बैठे हैं मुखातिब हुए। बहुत बहुत और हमारा ये जो संपर्क बना है, हमारा जो संबंध बना है, भविष्य में ये आगे जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे एक दादा मिल गए हैं इस कार्यक्रम के बहाने, जेपी दादा मिल गए, जयवर्धन दादा मिल गए मुझे। बंगाल में दादा शब्द में जो रस है वो बड़ा मीठा, मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है दादा बोलना। मेरी बहनें भी मुझे दादा कहती हैं, मेरी बहनें भी मुझे दादा ही कहती हैं। जी जी। तो दादा आज की इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा और जयवर्धन दादा की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्कार। हम अगले दिन फिर आपके सामने एक नाटककार, एक रंगकर्मी को लेकर हाजिर होंगे। जी नमस्कार।